खड़े और समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए आभार। और सीधा मैं सवाल करूंगा कि जो स्थितियां हैं, युद्ध की स्थितियां विकट विकराल होती जा रही है। अब ये देखने में आ गया है कि अमेरिका ने युद्ध विराम तोड़ दिया है, जैसा कि उसका था कि 10 दिनों की एक वो है। इसके बाद आज जो उन्होंने ईरान के जो बड़े हथियार डिपो जो इस्फान में एयर स्ट्राइक की है, 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों की बारिश की है, वो रहा है। और उसके साथ साथ वो अलग थलग पड़ा हुआ है, अकेला पड़ा हुआ है। कि अब तो ये भी निकला है कि जो स्पेन के बाद इटली ने भी कह दिया है कि हम अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो बौखलाहट, चिड़चिड़ाहट है। और इसराइल भी हम देख रहे हैं, इसराइल भी कह रहा है हमारा 50% जो सैन्य जो हमारी एक वो थी वो पूर्ति हो गई, उसकी पाली है। तो इसको कैसे देखें, कैसे डिकोड करें? क्या ये युद्ध रोकने की पहल है या युद्ध बढ़ाने की कोशिश है? किस तरीके से इसको डिकोड किया जाएगा? दिनेश जी, बहुत बहुत नमस्कार बंधु। इस युद्ध को अब एक अलग चश्मे से देखने की जरूरत होगी, मुझे लगता है। पहली बात तो ये थी कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे युद्ध में, हमेशा पहले ऑब्जेक्टिव्स देख लेने चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे आपके। आपको रिजीम चेंज करना था, नहीं हुआ। आपको अपना राजा लाना था, वो नहीं हुआ। लोगों को सड़कों पे लाना था, वो नहीं हुआ। आपको एक ऐसी सरकार चाहिए थी जो अमेरिका के अंडर में काम करे, वो नहीं हुआ। इन एक्चुअलिटी देखा जाए तो आपका मकसद था ईरान के तेल के ऊपर कब्जा करना, क्योंकि ईरान तेल का सबसे बड़े जो उत्पादक है उनमें से एक होता है। और बिना ईरान के तेल को कंट्रोल में लिए आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। वेनेजुएला को आपने ले लिया था, रशिया आपके अंडर आ नहीं सकता था। तो एकमात्र जो इस खित्ते में बचा हुआ था वो ईरान बचा था। लेकिन बाजी थोड़ी उल्टी पड़ गई। कैलकुलेशन यहां से गलत हुई कि अमेरिका का जो उद्देश्य था वो सिर्फ तेल प्राप्त करना नहीं था, या 440 किलोग्राम यूरेनियम प्राप्त करना नहीं था। ब्रॉडर एम जो था अमेरिका का, जो मेरी अपनी समझ है, वो था ईरान, रशिया और चाइना के त्रिकोण को तोड़ना, क्योंकि ये त्रिकोण बहुत पावरफुल होता चला जा रहा था। और ट्रंप को ये महसूस हो रहा था कि ये एक ऐसा त्रिकोण बन रहा है जो दुनिया के अंदर जो संतुलन है, शक्ति संतुलन, पावर बैलेंस, उसको बिगाड़ रहा है। और चूंकि चाइना को और रशिया को पर्शियन गल्फ में, या कहा जाए अरब सागर में आने के लिए एक डायरेक्ट एंट्री देता है ईरान। हमें यह भी सोचना चाहिए, रशिया को एक एक्सेस चाहिए ना अरब सागर के अंदर या हिंद महासागर में, एक शॉर्ट एक्सेस, शॉर्ट रास्ते से। या चाइना को एक एक्सेस चाहिए, तो वो कहां से आएगा? एक गवादर के थ्रू उसको है, लेकिन चाइना के थ्रू अगर आता है उसको, तो उसको फायदा होता है ना उसके अंदर। तो उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हुए। एक ग्रॉस मिस कैलकुलेशन यहां पर आता है। चाइना दरअसल एक वो पॉलिसी अपना रहा है जो, जिसके बारे में मैंने एक प्रोग्राम भी किया था कि जहां वो तो फेमस ऐसा लग रहा है कि चाइना बिना लड़े जीत गया है, ऐसा ध्वनित हो रहा है, ऐसा लग रहा है, आपने भी कहा है कि वो माउंटेन पे बैठा हुआ है, चाइनीज प्रोवर्ब है, और नीचे वैली के अंदर दो जो टाइगर्स लड़ रहे हैं उनको देखो, वो लड़ रहे हैं, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और जब वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो फिर आप जीत जाते हैं आराम से बैठ के ऊपर देखते देखते। तो खैर वो एक बात हो गया। लेकिन वो आप स्टोरी में पीछे चले जाइए, 1939 पे चले जाइए। 1939 में ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 में आता है, 1945 तक फैसला होता है, लेकिन 1945 आते आते ब्रिटेन खत्म हो जाता है, उसकी महाशक्ति खत्म हो जाती है, वो बट जाता है, डिवीजन हो जाता है उसका, और कई देश उससे अलग हो जाते हैं, इंडिया भी अलग होता है। लेकिन जीत के भी ब्रिटेन हार जाता है, कमाल की बात है। और वहां से एक दूसरी महाशक्ति अमेरिका का और उसके डॉलर का उदय होता है। फिर एक वक्त आता है 1979 टू 1989, जहां पे सोवियत संघ अफगानिस्तान में आता है। वहां पर अमेरिका अपने बिल्कुल पीनट्स के बराबर प्राइस दे के मुजाहिदीन को स्टेन गन और मशीन गन देता है कि जाओ रशियन से लड़ो। रशिया ब्लीड होता है वहां पर, जैसे ब्रिटिश जो पूरी आर्मी ब्लीड हुई ना, तो कॉस्ट इतनी हाई हो गई कि ब्रिटेन बैंकक्रप्ट हो गया था उसमें। यहां पे रशिया बैंकक्रप्ट होना शुरू हुआ, इतना ब्लीड हुआ 10 सालों में कि उसको ह्यूमिलेट होकर वापस जाना पड़ा, और 2 साल के अंदर अंदर सोवियत संघ टूट गया। इस बात को चाइना देख रहा था कि अगर ये जो प्रिंसिपल है, अगर मैं इस पर लागू कर देता हूं तो ये भी टूट जाएगा। और अल्टीमेटली अब चाइना का इंटरेस्ट एक है, लेट दिस वॉर कंटिन्यू। अमेरिका इसमें से निकलने की भी कोशिश करे तो उसे निकलने मत दो इसमें से। कोई ना कोई एक इवेंट ऐसा करो, कोई अटैक ऐसा करो कि वो फिर गुस्से में आए और फिर से वापस आके आपके अटैक करे। लेट दिस वॉर कंटिन्यू। अमेरिका और इजराइल चाहते थे कि ये 2020 का मैच हो, लेकिन ईरान ने, चूंकि मैच जो हो रहा था वो ईरान की पिच पे हो रहा था, तो ईरान ने उसे टेस्ट मैच पे कन्वर्ट कर दिया।
इनकी टीम टेस्ट मैच के लायक नहीं थी। इसके बाद इनका जो एक और मिसकैलकुलेशन था कि हम सब कुछ कंट्रोल में कर सकते हैं मिलिट्री पावर के द्वारा। अब यही जो एक मिसकंसेप्शन था, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी था कि मिलिट्री पावर के द्वारा हम रूल कर सकते हैं, वो टूट गया ब्रिटेन का। यही कंसेप्शन था रशिया का, यानी कि सोवियत संघ का, जब वो अफगानिस्तान में था कि मेरे पास इतनी मिलिट्री पावर है कि मैं दुनिया में रूल कर सकता हूं। ये दोनों मिथ टूटे। इससे पहले अमेरिका का वियतनाम में मिथ टूट चुका था कि हम मिलिट्री पावर से दुनिया में राज कर सकते हैं। कई चीजों ने प्रूव कर दिया कि दुनिया में आप मिलिट्री पावर से राज नहीं कर सकते। आपको इसके अलावा कुछ और भी चीज होंगी जिसको आप वेपनाइज कर सकते हो, और ईरान ने इस बात को सीखा और होर्मुज को वेपनाइज कर दिया, और अब बाबल मंदाब को भी वेपनाइज करने जा रहे हैं। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते चले गए अल्टीमेटली, एक के बाद एक के बाद एक। और वो ऑब्जेक्टिव आज जब रूबियो कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव, कहता है मतलब डर के बोल रहा था, धमकी दे के बोल रहा था कि 4 ऑब्जेक्टिव है, लिख लो, बाद में मत पूछना क्या ऑब्जेक्टिव थे। तो पहला ऑब्जेक्टिव था ईरान की नेवी को डिस्ट्रॉय करना, लोग हंसना शुरू हो गए। दूसरा ऑब्जेक्टिव उसकी एयरफोर्स को क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय करना। तीसरा ऑब्जेक्टिव उसने बोला कि हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता है उसको कटेल करना, डिमिनिश करना। मैं सोच रहा था भाई ये कौन से ऑब्जेक्टिव यहां पे आ गए, और उसके अंदर यूरेनियम का नाम नहीं था, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का नाम नहीं था, उसके अंदर हॉर्मुज का नाम नहीं था। तो मैंने कहा ये तो नए नए ऑब्जेक्टिव गढ़े जा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। यानी कि हॉर्मुज का नाम ना लेने का मतलब ये था कि अब अमेरिका को एस्केप रूट चाहिए, और वो एस्केप रूट मिलता नहीं उसको। आज भी इस्फहान पे काफी हमले हुए मैं जानता हूं, लेकिन साहब एक कॉस्ट है, इस वॉर की कॉस्ट है, और वो कॉस्ट कौन भरेगा? हालांकि ठीक है, उन्होंने आज कह दिया कि सऊदी भरेगा, कतर भरेगा, यूएई भरेगा, पर कॉस्ट तो दूसरी भी है ना। अभी इनकी कैजुअलिटी डबल डिजिट में है। जिस दिन अमेरिका की कैजुअलिटी 3 डिजिट में आ गई, मैं आपको बताऊं, ग्राउंड अटैक के बाद अगर वो करता है तो समझ लीजिएगा कि वहां से अमेरिका के अंदर ट्रंप के लिए जो पॉलिटिकल अर्थमेटिक है वो खराब हो जाएगा साहब। अब ये पॉलिटिकल अर्थमेटिक बहुत जरूरी चीज होती है, यहां पर वो मार खा रहा है एक्चुअली देखा जाए तो। अब इसके बाद बहुत सारी चीजें जो निकल कर आ रही हैं वो अमेरिका के विरोध में जा रही हैं। उनकी अपना अपनी जनता है या बाकी, लेकिन ट्रंप को उसकी चिंता नहीं है कि वो मतलब कितना बैकफुट पे जा रहा है। उसे इस बात की भी चिंता नहीं है कि स्पेन एयर स्पेस देने से मना कर रहा है, स्विट्जरलैंड मना कर रहा है, नॉर्वे मना कर रहा है, या फिर उसके बाद आज इटली ने मना कर दिया कि मैं एयर स्पेस नहीं दूंगा तुमको। दीज आर वेरी माइनर थिंग्स, इसका उससे कोई मतलब नहीं है। अब उसका मकसद है कि अपनी ईगो को कैसे बचाए सारा का सारा। ये जो ईगो जो उसकी हर्ट हो गई है, इस ईगो से बाहर कैसे निकले, कैसे वो कोई उसे डिक्लेयर कर दे कि वो विनर हो गया है और वो वॉर रोक दे उधर से। लेकिन साहब उधर से इजराइल ने चाल चल दी, और चाल ये चली कि अपने आप को यह बताना चाहता था कि मैं ग्राउंड अटैक नहीं करूंगा, अमेरिका करेगा। उससे पहले एक बहाना बनाया गया जो शायद मुझे लगता है कि एक स्कीमिंग थी, जहां पे उसके आर्मी जनरल आते हैं जमीर, और वो कहते हैं कि हमारी फौज कोलैप्स हो सकती है, इतनी टायर्ड है। ये टायर्डनेस या कोलैप्सनेस एक बहाना बनाया गया मुझे लगता है, ताकि ग्राउंड अटैक में उसको ना भेजा जाए। अमेरिका को बताया जाए कि मेरी फौज जो है टायर्ड हो चुकी है और वो इस काबिल नहीं है कि वो टायर्ड माइंड के साथ ग्राउंड अटैक में जाए, तो अच्छा ही होगा तुम ही चले जाओ। तो नेतन्याहू ने ट्रंप को फंसा लिया यहाँ पे। अब ट्रंप ले आया, लेकिन आज की कहानी उल्टी हो रही है। यहाँ पर आज की कहानी ये हो रही है कि वहां पर ट्रंप फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। एक डॉश बैंक ने 4 दिन पहले एक प्रेशर इंडेक्स का चार्ट दिया, एक ग्राफ बनाया कि ट्रंप को जब जब जिंदगी में ज्यादा परेशानी होती है और जब बहुत ज्यादा प्रेशर में आता है ना तो भाग जाता है। yes. ऐसा एक उस ग्राफ के अंदर एक मौका बताया गया इसके 15 महीने के कार्यकाल में, जब पिछले साल अप्रैल 2025 उसमें एक लिबरेशन पॉइंट आता है, लिबरेशन टैरिफ का पॉइंट आता है, जहां पर वो इंडेक्स में 9 पॉइंट पे आता है, वो ग्राफ बना हुआ है 9 पॉइंट पे आता है, विच इज वेरी हाई, और वहां पे ट्रंप फिजल आउट हो जाता है। अभी जो ईरान का जो ग्राफ है उसका इस समय का जो है वो 15 पॉइंट पे है। इस समय ट्रंप अपनी लाइफ के सबसे बड़े प्रेशर में है। उसके सामने फाइल पड़ी है, उसे ऑर्डर देना है ग्राउंड का, पेन उसके सामने है,
उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं इसके ऊपर साइन करूं। उसे डर लगता है कि ये बॉडी बैग्स वापस आएंगे तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मरेंगे। देखिए, ग्राउंड वॉर में तो लोग मरते हैं, ये तो पक्की बात है, ये हो नहीं सकता। अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी 10-12 लाख मारे जा चुके हैं सैनिक, आधे इधर के आधे उधर के। तो वहां पे तो क्या आसमान में थोड़ी है, 3 मील 4 मील ऊपर थोड़ी है। ईरान ने आज कहा भी कि आपने जो ताबूत का जो उद्योग है उसको फलने फूलने के लिए तैयार रखिए, वो इस तरीके का उन्होंने। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उसने वहां पे क्या होता है, आपकी दूरी 200-300-400 मीटर की होती है, तो वहां पे फिर आप काउंट करना शुरू कर दीजिए, और फिर आप 50,000 लेके आओगे, डेल्टा फोर्स ले आओ, कोई भी फोर्स ले आओ साहब, जमीन पे कोई भी कमांडो लेके आओ, आप एक फौज का सामना नहीं कर सकते जो 10 लाख की आर्मी है। दूसरी बात, जितनी भी ये स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस है ना, डेल्टा फोर्स है या कमांडो फोर्स है, मरीन फोर्सेस हैं, इनका यूज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑपरेशन के लिए किया जाता है। इनका यूज कभी भी एक लॉन्ग वॉर के अंदर बैटलफील्ड में नहीं किया जाता है। जैसे मादुरो को उठा के ले गए, एक रात का ऑपरेशन था, हा? या 2 दिन का ऑपरेशन है, कोई 3 दिन का ऑपरेशन है, इनकी स्टेइंग पावर नहीं होती। ये अपना काम अकम्प्लिश करते हैं और वापस चले जाते हैं। फिर उसके बाद मेन सोल्जर्स आते हैं और वो सस्टेन करते हैं। मुझे लगता है कि इस समय कहीं ना कहीं ट्रंप अपने सबसे बुरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं, और इस दौर में उनके लिए कोई एस्केप पॉइंट कहीं से नजर नहीं आता है। उनके अपने जो सपोर्टर्स हैं वो इनका साथ छोड़ चुके हैं, जो कि नेटो के सारे मेंबर थे। इवन इटली तक ने झटका दे दिया। आज इनको यह कहना पड़ा कि अगर तेल चाहिए तो हॉर्मुज पे खुद लड़ो, मैं तुम्हारे लिए फाइट करने वाला नहीं हूं। ये जो चीजें निकल कर आ रही है या ना, मुझसे लो, ब्रिटेन को कहा हमसे ले लो, आपको चाहिए वो स्पेशल ऑयल का हमसे ले लीजिए। ब्रिटेन को कहा है उन्होंने, आज तंज जी कसा है ब्रिटेन। जी जी जी, जी जी। नहीं, तंज कसने से कुछ नहीं होता, उनको भी पता है, वो भी चिकनी मिट्टी वाले बन गए। अब उनके ऊपर ही पानी गिर जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मैक्रो हो या जर्मनी के मर्स हो या ब्रिटिश की स्टॉर्मर हो, मेलोनी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें मालूम है ये एक्चुअली क्या है ना, कि ये बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, अंग्रेजी में कहते हैं। हिंदी में बोलना अच्छा नहीं लगता ना, अंग्रेजी में बोलना ठीक रहता है यहाँ पर। तो क्या है कि ये बंदा ऐसा है, जो कर रहा है ना, वो अपनी ईगो में कर रहा है, और वो कुछ कर नहीं पाएगा, बाद में उसकी हालत खराब होगी। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट ये भी है कि आज एक और घटना घटती, मैं उसका ध्यान दर्शकों के लिए आकर्षित करना चाहूंगा। लेबनान के अंदर इजराइल ने यूएन पीस कीपिंग फोर्स पे हमला किया, जिसमें कुछ सैनिक मारे गए हैं, कुछ घायल हुए हैं। उस कीपिंग फोर्स के अंदर इंडोनेशिया के लोग भी थे, पीस कीपर से, इंडिया के भी थे, मैं आपको बताऊं। उसमें इंडोनेशिया के पीस कीपर्स मारे गए हैं। इस घटना को यूएन के अंदर भी और भारत के द्वारा भी बुरी तरह से कंडेम किया, और इजराइल की यूएन के अंदर काफी मजम्मत हुई। लेकिन जो स्टेटमेंट इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में दिया, उसमें इजराइल का नाम नहीं लिया। कमाल की बात है कि इंडिया कहता है कि वी कंडेम द एट्रोसिटीज ऑन पीस कीपर्स। तो इंडिया का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, वो कहते हैं यहां पर कि वी कंडेम दीज अटैक्स, और लेकिन वो कहते हैं कि ये जो आप, हम तो पीस कीपर्स हैं और आप हमें मार रहे हो, ये टोटली हम इसको कंडेम करते हैं। लेकिन इजराइल का नाम नहीं लिया, इंडोनेशिया ने नाम लिया, बाकी सारी देशों ने नाम लिया। हम अब इतनी भी हिम्मत नहीं पैदा कर पा रहे कि हमारे अपने बंदे मर रहे हैं पीस कीपिंग फोर्स के, जिसका इंडिया एक्टिव पार्ट है, हम इजराइल का नाम तक ले सकें। ये इट्स ए शेम फॉर बीजेपी गवर्नमेंट इन सेंटर कि दे कांट नेम while they are killing your own people in peacekeeping force in Lebanon. This is extreme कि आपको पता लगता है कि आप किसके साथ खड़े हो। लेकिन कल एक और रिपोर्ट आती है रॉबर्ट पेप की, जो शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के। उनका कहना है कि इंडिया ऊपर से बिल्कुल आपको साफ लगेगा कि इसके साथ में, अमेरिका के साथ में, इजराइल के साथ, और बिल्कुल हैं। लेकिन इंडिया को पता लग चुका है कि अंदर से अगर मैंने कहीं ईरान को पूरा त्याग दिया तो आई एम इनवाइटिंग द डिसास्टर, इतना बड़ा डिसास्टर कि मैं बता नहीं सकता। तो ये उनका काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और मैं एक थ्योरी पे चल रहा हूं, जिसको मैं प्रोपेगेट भी किया है, कि सप्लाई लाइंस डिस्टर्ब हुई हैं इस बार बुरी तरह से। सप्लाई लाइंस जो डिस्टर्ब हुई हैं, ये पूरी दुनिया के लिए हुई हैं। ये सप्लाई लाइंस को वापस आने में 1 से 5 साल लगेंगे, क्योंकि ऑयल फील्ड डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, रिफाइनरी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसको वापस लाने में कम से कम 1 से 5 साल, मिनिमम 2 साल जाएंगे, तब सप्लाई लाइन वापस आएगी, थोड़ी बहुत जो रेस्टोर होंगे यहाँ पर। एंड दिस इज बेसिकली ए जर्नी फ्रॉम डिसरप्शन टू डिस्ट्रक्शन टू डिसास्टर, डिसास्टर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी।
डिसरप्शन टू डिस्ट्रक्शन टू डिसास्टर। अब हम डिसास्टर की स्टेज पे खड़े हैं यहां पर, और इसके लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो सिर्फ दो आदमी, नेतन्याहू एंड ट्रंप। दे हैव ब्रॉट द एंटायर इकोनॉमी ऑफ दिस वर्ल्ड टू द नीस। ऐसी हालत हो गई है कि आज लोग इनको गालियां दे रहे हैं, लेकिन ये इनका ग्रैंड प्लान था मोसाद का, इसका कि दुनिया को गरीब कैसे किया जाए ताकि हमारी हेजीमोनी बनी रहे। दे हैव सक्सीडेड, लेकिन सिर्फ एक चीज को जज नहीं कर पाए कि ईरान कितना पावरफुल था। ईरान इज न्यू इमर्जिंग ऑयल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। हमें इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा। ईरान अब नया दुनिया का विश्व गुरु है। मैं आपको और एक गारंटी से कह दूं, जो मेरे ईरानी सूत्र बताते हैं, सिर्फ 3 साल का इंतजार कीजिए सर। इस युद्ध के बाद ईरान विल बी रेडी विद द आईसीबीएम्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, which will hit every corner of America, sir, right from California to New York, plus atom bomb। वो दूसरा नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा है और आप टच नहीं कर पाओगे। जितनी मर्जी सैंक्शन लगा लो साहब, लेकिन उस मिस कैलकुलेशन के कारण आज रशिया, चाइना, ईरान, दे हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। और आज की डेट में अगर इंडिया अपना बैलेंस नहीं रख पाया साहब, तो इनसे डिटैच होकर साउथ ईस्ट एशिया, जो सारा का सारा जो नया उभरता हुआ सूरज है, अगर इंडिया इससे अलग हो जाता है तो हम अपने लिए इकोनॉमिकली एक डिसास्टर को इनवाइट कर रहे हैं संजीव जी। ये मेरी गणना है। और महंगाई का दानव बढ़ने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, मई तक महंगाई का तांडव सर पर नाचेगा। अभी 1 अप्रैल से, कल 1 अप्रैल से सब चीजों के रेट बढ़ने जा रहे हैं। ब्रेड हो, प्लास्टिक हो, चप्पल हो, जूते हो, मिनरल वाटर की बॉटल्स हो, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके दाम कल से नहीं बढ़ेंगे। कारों के बढ़ेंगे, लैपटॉप के बढ़ेंगे, मोबाइल के बढ़ेंगे, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट प्लस बाकी चीजें बढ़ चुकी हैं 20 से 100% तक। हालत बहुत ज्यादा खराब है। और इसमें एक चीज जो मुझे याद है कि जो निकल रही है यहाँ पे, एक्सपोर्ट्स डाउन, इंपोर्ट्स डाउन, रेमिटेंसेस डाउन, रूपी डाउन, जीडीपी डाउन, जीडीपी ग्रोथ डाउन। अब क्या है? महंगाई। यस सर, बिल्कुल ठीक है। नहीं, कल हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, हमारे यहाँ कल से दूध के दाम 3-4 रुपए प्रति लीटर कुछ शहरों में बढ़ गए, और जो मिल रहे हैं संकेत कि मध्य प्रदेश भर में 5 रुपए तक बढ़ जाए तो आश्चर्य नहीं। मतलब हर चीज में जो आप कह रहे हैं उसमें एक मैं एड ऑन कर रहा था। मैं एक और छोटा सा आप इस पे टिप्पणी कर जाइएगा। जो ईरानी संसद का जो एनएससी है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उन्होंने वो जो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर जो टोल लगाने का जो पास कर दिया, इसकी क्या अभी, और उसमें वो कह रहे हैं 50 लाख अमेरिकी डॉलर कमाई होगी। तो आप जो कह रहे हैं यही सब क्या, इसको कैसे, इसको भी एक टिप्पणी छोटी सी, आप क्या देश दुनिया पे होने वाले हैं? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। ये वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट किसने किया? ट्रंप ने ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस। कानून किसका चलेगा साहब? आपने WTO को उठा के बाहर फेंक दिया, आपने क्लाइमेट फंडिंग को उठा के बाहर फेंक दिया, आपने यूनाइटेड नेशन को उठा के बाहर फेंक दिया, आपने हर किस्म की मनमानी की। तो क्या मनमानी करने का हक सिर्फ आपको है? आप कहते हो इंटरनेशनल वाटर, लेकिन वो ईरान का टेरिटोरियल वाटर भी है। आपका यूनाइटेड नेशन का लॉ ऑन द सी है, मुझे पता है वो इंटरनेशनल वाटर्स का, जहां पे नेविगेशन रहना चाहिए। लेकिन कौन से कानून ऐसा है जिसका पालन इजराइल ने किया है और अमेरिका ने किया है? जरा कोई मुझे बताए आज की डेट में। दे आर द बिगेस्ट वायलेटर्स। और जिस ढंग से इन्होंने ईरान के सो कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक किए हैं, जो कि प्रोहिबिटेड है अंडर द यूएन लॉज या जेनेवा कन्वेंशन में। साहब, आप आतंकवादी हैं। ओनली आतंकवाद जो है वो ये कर सकता है कि आप दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक करके करोड़ों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकते हैं। यू आर बिकमिंग अ टेररिस्ट कंट्री एक्चुअली। तो ये ईरान को दोष देना, बाद में ये कहना कि ईरान उसको ब्लॉक करेगा, ये उचित है या अनुचित? संजीव भाई, आप तो विद्वान व्यक्ति हो, मैं तो बहुत आपका सम्मान करता हूं। सर, उचित और अनुचित रह कहां गया यहाँ पर? बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो वो लाइन ही खत्म हो गई है ना, यहाँ वो लाइन ही खत्म हो गई है। और फिर उसका वही अंत होता है, जैसे को तैसा, वही है। बिल्कुल।